आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। शाम के 6 बज चुके हैं। मैं हूं दीक्षा शर्मा और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से कैबिनेट बैठक को लेकर जानकारी देंगे, क्योंकि पहले शेड्यूल ये तय हुआ था कि 31 अक्टूबर को सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी, लेकिन आप सभी जानते होंगे कि अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, दिल्ली एम्स में भर्ती भी हैं। तो ऐसे में इस कैबिनेट बैठक का क्या कुछ होने वाला है, यानी कि अब शेड्यूल 31 अक्टूबर का ही रहेगा या पोस्टपोन इसे किया जाएगा, बिल्कुल बारीकी से इस बारे में हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। साथ ही साथ बात करना चाहेंगे पेपर लीक मामले से संबंधित भी, क्योंकि देखिए अभी यहाँ कोशिश ये की जा रही थी कि सीबीटी प्रणाली को लागू करना है और इसीलिए सानन कमेटी की ओर से काफ़ी जोर भी लगाया जा रहा था। बार बार यही हवाला क्योंकि सानन कमेटी दे रही थी कि अगर यहाँ पर सीबीटी प्रणाली को लागू करेंगे तो उसके बाद संभावनाएं खत्म हो जाएंगी पेपर लीक होने की। लेकिन क्या आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में ये प्रणाली लागू होने से पहले ही पेपर लीक होने का मामला सामने आया है किसी दूसरे राज्य में, जहां पर पहले से इस प्रणाली को लागू किया जा रहा था। तो क्या अब आने वाले समय में बदलाव किया जाएगा इस प्रणाली को लेकर, और अगर अब बदलाव किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि फिर से चिंतन किया जाएगा कमेटी की ओर से और ज्यादा समय लगेगा। फिलहाल क्या कुछ होगा इस पूरे मामले में जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सरकार का नया कानून अब आने वाले समय में क्या होगा इस पर भी अपडेट देंगे, क्योंकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से आज ये जानकारी दी गई है कि सरकार नया कानून लाने वाली है। यह आखिरकार किस तरह का कानून होगा और किन लोगों की संपत्ति इसके बाद जब्त की जाएगी, फिलहाल ये अपडेट भी बिल्कुल हम आपके साथ साझा करेंगे। जिला परिषद बैठक का क्या होने वाला है, ये असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। इन्होंने अपनी पेन डाउन स्ट्राइक जब वापस ली थी तो इनकी ओर से ये स्पष्ट किया गया था कि 30 अक्टूबर को यदि विस्तार पूर्वक ढंग से बैठक होगी तो ही अपनी स्ट्राइक वापस ले रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, ये बैठक होगी कि नहीं होगी, इस पर भी बारीकी से हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। एक डिमांड इनकी ये भी थी कि बाकी कर्मचारियों की तर्ज पर इन्हें पे स्केल दिया जाए। अब ये तो खैर दिया जाएगा, लेकिन कब से, करंट डेट से या फिर बैक डेट से, ये भी इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल बना है और जानकारी हमारे समक्ष की आई है, बिल्कुल आपके साथ साझा करेंगे। शुरुआत करना चाहेंगे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान से, क्योंकि आज ये मंडी थे और मंडी सर्किट हाउस में ही इन्होंने मीडिया को एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, जिसमें इनका कहना था कि जो राहत पैकेज अभी बांटा जा रहा है सरकार की ओर से, वो केंद्र सरकार की बदौलत ही दिया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने मदद की है, इस वजह से ही राहत पैकेज यहाँ के प्रभावितों को भी बांटने का काम सरकार कर रही है। तो इसलिए ये कहना सीएम सुक्खू और अन्य मंत्री छोड़ दे कि केंद्र ने कोई भी मदद नहीं की है। हालांकि आज उनकी ओर से पूरा डाटा फिगर भी हमारे समक्ष आया है जो कि दिया गया है। देखिए, उनका ये कहना था कि सबसे पहले 374 करोड़ रुपए दिए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से, फिर बाद में 190 करोड़ रुपए फिर से जारी हुए हैं। एनडीआरएफ के तहत 200 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है केंद्र सरकार की ओर से। मनरेगा के तहत 1000 करोड़ दिया गया है और 6500 मकान भी में शामिल है। लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार केंद्र सरकार का आभार व्यक्त नहीं कर रही है, इस बात का उन्हें खेद है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने नगर निगम में मेयर चुनावों को लेकर भी कही है। दरअसल ये 4 नगर निगम में मेयर के चुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक मेयर डेप्यूटी मेयर वहां पर नहीं बन सके, तो ये नाकाबिलियत है वर्तमान सरकार की। ये भी टिप्पणी आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से की गई है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही कि जो विकास हो भी रहा था वो भी पूरी तरह से ठप पड़ गया है, क्योंकि वर्तमान सरकार बार बार हवाला दे देती है कि केंद्र सरकार बजट नहीं दे रही है या प्रभावितों की मदद करने के लिए कोई राशि नहीं दे रही है। लेकिन जो राशि दी गई है कम से कम उसके लिए तो आभार व्यक्त किया जाना चाहिए केंद्र सरकार का। खैर, अभी भाजपा के जितने भी नेता हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह से राजनीति हमें राहत पैकेज पर देखने के लिए मिल रही है दोनों ही वर्गों में। अब इंतकाल अदालतों पर आना चाहेंगे, क्योंकि लगभग ये 22,000 के करीब मामले लंबित हैं और सबसे ज्यादा जिला शिमला और कांगड़ा में बताए जा रहे हैं। इसीलिए हर तहसील में व्यवस्था कर दी गई है। अगले कल ये इंतकाल अदालतें वहां पर बिठाई जाएंगी ताकि इन मामलों को निपटाया जा सके। सबसे ज्यादा शिमला जिला में 2186 मामले हैं, कांगड़ा जिला में 8484 मामले लंबित बताए जा रहे हैं। हालांकि बाकी जिलों में कम है संख्या, हजारों के मुताबिक नहीं है, लेकिन कोशिश अब ये वर्तमान सरकार कर रही है कि सबसे पहले इन्हीं मामलों को निपटाना है। इसीलिए पूरी व्यवस्था हर तहसील में कर दी गई है ताकि ये लंबित मामले भी निपटाए जा सके और लोगों को एक तरह से राहत मिल सके।
एचपीयू और एसपीयू में अभी तक कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पाई है, लेकिन अगले कल ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है राज्य सचिवालय में, जिसमें यह तय किया जाएगा कि आवेदन कब से लेने हैं, कब तक लेने हैं और अगला क्राइटेरिया क्या रहेगा। लंबा इंतजार क्योंकि छात्रों को भी करना पड़ा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में क्योंकि कुलपति का कार्यभार अभी तक एसपी बंसल ही संभाल रहे हैं, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, तो ऐसे में अतिरिक्त कार्यभार उन पर भी है और कोशिश ये की जा रही है कि अब जल्द से जल्द एचपीयू को उसका वीसी मिल जाना चाहिए। दूसरी ओर मंडी विश्वविद्यालय में भी कुलपति की नियुक्ति तो नहीं हो पाई है, वहां पर उप कुलपति के भरोसे ही पूरा काम चलाया जा रहा है, इसलिए यहां पर भी नियुक्ति होनी है। अब ये बिल्कुल उम्मीद बंधी हुई है कि अगले कल जो बैठक होने वाली है सर्च कमेटी की, इसमें पूरा क्राइटेरिया तय कर लिया जाएगा और जल्दी ही फिर आवेदन भी मांग लिए जाएंगे। हालांकि पहले देखिए, यहाँ जो कमेटी तय की गई थी वो राजभवन से ही हुई थी, लेकिन फिर सरकार ने इस पर आग्रह किया था कि वो खुद इस पर सर्च कमेटी की सर्च कमेटी तैयार करेंगे और उसके बाद बैठक भी बुलाएंगे। तो अब ये सारा क्राइटेरिया यहाँ पर पूरा हो चुका है, महज बैठक होना बाकी है और जल्दी ही मुख्य सचिव के कार्यालय में उनकी अध्यक्षता में ये अगले कल बैठक भी होने जा रही है। सीएम सुक्खू के दौरों पर भी पूरी तरह से संशय बना हुआ है। दरअसल क्योंकि नवंबर के पहले सप्ताह में ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जाने वाले थे। आप जानते होंगे अभी बाहरी जो राज्य है वहां पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं लगभग 5 राज्यों में। तो ऐसे में बुलावा सीएम सुक्खू को भी आया था, विशेष तौर से इन 2 राज्यों से, कि मुख्यमंत्री वहां पर जाएं और चुनावी प्रचार करें। लेकिन अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, ऐसे में एम्स के डॉक्टर्स की सलाह लिए बिना तो मुख्यमंत्री नहीं जा पाएंगे। यदि डॉक्टर इस बीच ये सलाह दे देते हैं, अनुमति दे देते हैं कि वो जा सकते हैं दौरे पर, तो हो सकता है कि दोबारा से उनका ये शेड्यूल कंफर्म हो जाए। लेकिन अभी तक ये कंफर्म इसलिए नहीं माना जा रहा है क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, एम्स से ही अभी तक डिस्चार्ज नहीं मिल पाया है। और ये भी माना जा रहा है कि जब एम्स से डिस्चार्ज भी मिलेगा तो 1-2 दिन वो फिर दिल्ली में हिमाचल सदन में भी रुकेंगे। तो ऐसे में थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री की जो चुनावी रैलियां हैं, हालांकि उन्हें करवाने की मांग यहाँ पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से उठाई गई हैं। आपको याद होगा जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचे थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हालांकि यहाँ पर आए थे, चुनावी प्रचार उनकी ओर से किया गया था, कई रैलियां भी निकाली गई थी। लेकिन अब डिमांड बिल्कुल यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है कि मुख्यमंत्री सुक्खू भी वहां पर जाएं, चुनावी प्रचार करें और साथ ही साथ मध्य प्रदेश भी देखिए इन्हें बुलाया जा रहा है। इससे पहले हालांकि ये दौरा एक तरह से कंफर्म माना जा रहा था, लेकिन अब ये डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करता है कि मुख्यमंत्री यहां चुनावी प्रचार के लिए जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन की आज बैठक थी और ये काफ़ी परेशान चल रहे हैं क्योंकि इनकी वेतन विसंगति अभी तक दूर नहीं हो पाई है। दरअसल बड़ी बात यह है कि जहां इन्हें बढ़ा हुआ ग्रेड पे मिलना था वहां कम होकर इन्हें ग्रेड पे मिला जब ये नया वेतनमान लागू किया गया था। तब से लेकर ये मांग उठा रहे हैं कि इनकी इस विसंगति को दूर किया जाए। अब इन्होंने समय दे दिया है 7 नवंबर तक का। अगर सरकार इनकी विसंगति दूर नहीं करती है तो स्पष्ट तौर से इन्होंने कहा है कि ना तो ये ओवर टाइम अपना देंगे और साथ ही साथ ओवरनाइट में भी, यानी कि ये सर्विसेज नहीं देने वाले हैं और 8 घंटे से ऊपर की अपनी ड्यूटी भी नहीं करेंगे। दिवाली से पहले पहले इनके जितने भी भत्ते पेंडिंग है वो भी सरकार की ओर से जल्दी ही इन्हें मिल जाने चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन भी इनकी ओर से किया जाएगा। अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, अब ऐसे में अगर ये 8 घंटे की ही ड्यूटी देंगे, इसके अतिरिक्त ओवरनाइट टाइम भी नहीं लगाएंगे, तो परेशानियां निगम प्रबंधन के समक्ष और ज़्यादा खड़ी होने वाली है। लेकिन इसी बीच एचआरटीसी में एक और बड़ा फैसला हुआ है। हालांकि इसमें एक तरह से कर्मचारियों में के लिए भी सहूलियत नज़र आ रही है और साथ ही साथ कुछ एक शिकायतें पैसेंजर्स की ओर से भी होती हैं, तो अब उसमें राहत मिल पाएगी क्योंकि फैसला कुछ इस तरह का है कि अब पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड यहाँ एचआरटीसी वर्कशॉप और पेट्रोल पंप्स को किया जा रहा है। पेट्रोल पंप्स पे ऑनलाइन ढंग से नज़र रखी जाएगी कि एचआरटीसी बस में कितना पेट्रोल भरवाया गया है और कितना नहीं। ये इसलिए ताकि पूरा रिकॉर्ड निगम प्रबंधन के पास भी रहे। दूसरी बड़ी बात, वर्कशॉप को भी पूरी तरह से कंप्यूटराइज किया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि वहां पर कितना सामान उपलब्ध है और कौन कौन से उपकरण मौजूद नहीं है। बस की कितनी माइलेज है ये जानकारी भी पूरी तरह से मेंटेन की जाएगी और पेट्रोल पंप, जैसा कि हमने कहा, वहां पर भी जो कार्य होगा उसका भी कंप्यूटरीकरण होने वाला है। तो एक ये राहत भरी खबर है एचआरटीसी कर्मचारियों के लिए भी, पैसेंजर्स के लिए भी और निगम प्रबंधन के पास भी। देखिए पूरा रिकॉर्ड रहेगा, जितने भी कर्मचारी वहां होंगे और खास तौर से जिन कर्मचारियों को इसी काम के लिए रखा जाएगा उन्हें पहले ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे निगरानी रखनी है वर्कशॉप पर भी और पेट्रोल पंप पर भी। और ऑनलाइन होने के बाद
लाभ HRTC को मिलने वाला है, ये भी यहाँ पर निगम प्रबंधन की ओर से हवाला दिया जा रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों पर आना चाहेंगे। स्थायी नीति तो इनके लिए बनी नहीं, और आज ही हमने देखिए आउटसोर्स महासंघ के अध्यक्ष से भी वार्ता करनी चाहिए थी, तो इस दौरान उनका यही कहना था कि अभी व्यस्त हैं, लेकिन रणनीति उनकी ओर से जरूर तैयार की जा रही है स्थायी नीति को लेकर। लेकिन इसी बीच एक और गुट की ओर से ये डिमांड उठाई गई है जो आउटसोर्स कर्मचारियों का ही है कि कम से कम ट्रांसफर पॉलिसी तो इनके लिए बना दी जाए। कई वर्षों से एक ही जगह पर ये डटे हुए हैं। दरअसल कंपनी के थ्रू क्योंकि इन्हें तैनात किया जाता है तो एक ही स्थान पर इन्हें रहना पड़ता है, जिस वजह से ओवर इनका हो जाता है। घर में कोई परेशानी आ जाए, इमरजेंसी में जाना पड़े तो काफी मुश्किलों का सामना इन्हें करना पड़ता है। कोई व्यवस्था इनके लिए भी ऐसी होनी चाहिए कि कुछ वर्ष लगाने के बाद ये अपने घर के समीप जा सके। कम से कम ये सहूलियत तो वर्तमान सरकार इन्हें दे ही सकती है। इस उम्मीद के साथ इन्होंने आज ये प्रेस नोट जारी किया है। हालांकि स्थायी नीति पर कोई हलचल हमें नजर नहीं आई, रेगुलर इन्हें नहीं किया जा रहा है, और ना ही जॉब की गारंटी को लेकर हमें कोई हलचल सचिवालय में देखने के लिए मिल रही है। जिन लोगों को नौकरियों से बाहर का रास्ता दिखाया गया था उन्हें भी अभी तक वापस नहीं बुलाया गया है। अब इस बीच ट्रांसफर पॉलिसी की मांग उठा रहे हैं, इस पर क्या कुछ होता है ये हम देखेंगे। एंटिटी भर्ती पर भी आना चाहेंगे, और ये महिलाएं भी काफी परेशान चल रही है। लेकिन नया एंगल अब देखिए इसमें सामने आया है, क्योंकि सरकार की ओर से हवाला ये दिया जा रहा था कि प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने का काम JBTs को दिया गया है। हालांकि देखिए एंटिटी के लिए जो भी बजट केंद्र सरकार की ओर से जारी हो रहा है पिछले 3 सालों से, वो हर बार लैप्स हो जाता है। लैप्स इसलिए होता है क्योंकि भर्ती ही नहीं हो पाई है। लेकिन कक्षाओं को पढ़ाने का जिम्मा JBT को दिया गया है। छोटे छोटे जो नन्हे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी, ये सरकार कहती है। अब आज यहाँ महिलाओं का एक और गुट सामने आया है जिनका ये कहना है, विशेष तौर से ये मंडी से है महिला, जिनकी ओर से जानकारी दी गई है कि वहाँ सुंदरनगर में एक सरकारी स्कूल है और ये महिला पिछले 8 वर्षों से फ्री में अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये JBT नहीं है, महज इन्होंने भी ये एंटिटी का डिप्लोमा हासिल किया हुआ है 1 वर्ष का ही, और इंतजार में है कि कब भर्ती होगी एंटिटी की। लेकिन ठीक 8 साल पहले ही इन्होंने अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया था। ये केवल एक ऐसी महिला नहीं है, बल्कि ये 500 से 600 के करीब महिलाएं हैं जो कि पिछले कई वर्षों से फ्री में अपनी सेवाएं इन स्कूलों में दे रही हैं, इस उम्मीद से कि जल्दी भर्ती होगी, फिर प्रायोरिटी इन्हें दी जाएगी। जब पूर्व में जयराम सरकार से ये मिली थी तो उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये आश्वासन दे दिया था इन्हें कि प्रायोरिटी इन्हें ही मिलेगी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ये अपनी निरंतर सेवाएं देती आ रही हैं प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए। अब ऐसे में महिलाओं का कहना है कि NCTE में जो छूट ना देने की बात शिक्षा मंत्री कह रहे हैं वो गलत है। NCTE की अधिसूचना में 2 वर्ष का डिप्लोमा मान्य किया गया है, लेकिन इन महिलाओं के पास 1 वर्ष का है। लेकिन सरकार को ये भी देखना चाहिए कि महिलाएं पिछले 8 वर्षों से या उससे ज़्यादा समय से भी फ्री में सेवाएं दे रही है, तो कम से कम इन महिलाओं को छूट दे दी जाए डिप्लोमा में, ये मांग इन्होंने रखी है। अभी दूसरी ओर अगर हम सरकार और अधिकारियों की जानकारी दें तो देखिए शिक्षा मंत्री का कहना है कि अभी आंगनबाड़ी वर्कर वाले फैक्टर पर भी फोकस किया जा रहा है कि उन्हें इसमें शामिल करना है या नहीं करना है, और JBTs को इसमें शामिल किया जा सकता है या नहीं। बात वहीं के वहीं फंसी है, उसके बाद कोई बैठक नहीं हो पाई, कोई नतीजा नहीं निकल पाया है, और न जाने कब तक ही ये निष्कर्ष निकल पाएगा, ये कहना अब काफ़ी मुश्किल सा हो गया है। क्योंकि देखिए सत्ता में आने से पहले इन महिलाओं से भी बड़े बड़े वायदे हुए थे कि जल्दी ही प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए भर्ती शुरू की जाएगी। अभी 15,000 से ज़्यादा के करीब ये महिलाओं की संख्या है जो कि इंतज़ार में बनी हुई है कि उन्हें नियुक्तियां दी जाएंगी। हालांकि यहाँ पर मैक्सिमम ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास 1 वर्ष का ही डिप्लोमा है, और ये जो 500 से 600 के करीब संख्या सामने आई है इनके पास भी 1 वर्ष का डिप्लोमा है। लेकिन इन्होंने निरंतर अपनी सेवाएं दी है निःशुल्क, तो इसलिए इन्हें छूट दे दी जानी चाहिए, ये मांग इनकी ओर से उठाई जा रही है। शास्त्री भर्ती में फिर से बदलाव होगा या नहीं, इस पर भी आज हम जवाब लेकर आए हैं, क्योंकि ये बेरोजगार शास्त्री अभ्यर्थियों की ओर से डिमांड रखी जा रही है कि जो B.Ed को पात्र मान लिया गया है वो उचित नहीं है। इन पदों पर केवल शास्त्री अभ्यर्थियों की ही भर्तियां होनी चाहिए। हालांकि NCTE की ओर से जो अधिसूचना जारी हुई थी 2018 में, उसमें ये क्लियर किया गया है कि B.Ed भी इसमें पात्र माने जा सकते हैं। उसके बाद खुशी की लहर है उन अभ्यर्थियों में जो कि B.Ed पास है या संस्कृत MA की जानकारी दे, और इन्होंने आभार भी सरकार का व्यक्त किया नियमों में संशोधन करने के लिए। लेकिन इस संशोधन को एक तरह से वापस लिया जाए, पुराने रूल्स को ही रहने दिया जाए, ये शास्त्री अभ्यर्थी कह रहे हैं। क्या आप जानते हैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज ये फिर स्पष्ट कर दिया है, जब टेलीफोनिकली हमने उनसे बात की थी, कि आने वाले समय में अब कोई भी बदलाव इसमें नहीं किया जाएगा। NCTE की ओर से जो अधिसूचना जारी हुई है उसी पर अमल किया जाएगा, और आने वाले समय में जितनी भी भर्तियां होंगी NCTE की गाइडलाइंस के मुताबिक ही होंगी। इसलिए अब इसमें फिर से संशोधन हो ये संभावना ऐसी नहीं है। हालांकि शास्त्री अभ्यर्थियों की ओर से जो डिमांड रखी गई है उसके लिए क्या कुछ किया जा
जा सकता है तो ये विधि विभाग को और शिक्षा सचिव को हर पहलू पर चर्चा करने के लिए ज़रूर कहा है, लेकिन एनसीटीई की गाइडलाइंस को कहीं भी इग्नोर नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ शिक्षा मंत्री ये भी कह रहे हैं। तो अब ऐसे में इस तरह की उम्मीद रखना कि फिर से इसमें बदलाव हो, ये हम शास्त्रीय अभ्यर्थियों से ज़रूर कहना चाहेंगे, गलत उम्मीद में जी रहे हैं, क्योंकि अब आने वाले समय में ये भर्ती क्या, जितनी भी भर्तियां हैं वो एनसीटीई की गाइडलाइंस के मुताबिक ही होने वाली हैं। देखिए, अब आना चाहेंगे उन टैक्सी ऑपरेटर्स पर जो हाल ही में मुख्यमंत्री से मिले थे। ये बाहरी राज्य के टैक्सी ऑपरेटर्स थे। शिकायत इन्होंने ये की थी कि ये हिमाचल के टूर इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि स्पेशल रोड टैक्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, जो कि इनके लिए घाटे का सौदा रहता है। अब उसके बाद फिर चर्चा ये की गई थी कि क्यों ना स्पेशल रोड टैक्स को कम किया जाए। ये फैसला ले लिया गया है और बात यहाँ पर फंसी हुई थी कि इस फाइल पर मुख्यमंत्री के सिग्नेचर होने हैं, लेकिन अब ये सिग्नेचर बाद में करवाए जाएंगे। उससे पहले ही विधि विभाग को वेटिंग के लिए ये फाइल भेज दी गई है और 1-2 दिन में इसकी नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगी। यानी कि ये राहत एक तरह से उन टैक्सी ऑपरेटर्स को ही नहीं बल्कि यहाँ की होटल एसोसिएशन को भी मिलने वाली है, क्योंकि उनका भी ये कहना था कि ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं पर्यटकों को हिमाचल लेकर नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से इनके होटल्स खाली रह रहे हैं। तो ये स्पेशल रोड टैक्स कम होना चाहिए और इस पर विचार कर भी लिया गया है। इसे कम करने की बात हो रही है। टीजीटी भर्ती नियम मामले पर आना चाहेंगे। पिछले कल क्योंकि हमने आपको अपडेट दी थी, भर्ती नियमों को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता की ओर से शिकायत ये की जा रही है कि जो अधिसूचना जारी हुई थी एनसीटीई की 2010 में, उसके मुताबिक नियम यहाँ पर तैयार नहीं किए गए हैं। ये नियम अवैध है। हालांकि इस पर भी सुनवाई होगी, लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि कुछ एक अभ्यर्थी डर गए हैं अभी बैच वाइज आधार पर, क्योंकि भर्ती बहुत मुश्किल से शुरू हुई है। तो इसके साथ अभी इसका कोई कनेक्शन नहीं माना जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में जो बैच वाइज आधार पर भर्तियाँ होंगी उस पर इसका असर ज़रूर दिख सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता की ओर से कहा जा रहा है कि 2010 में ये अधिसूचना जारी हुई थी एनसीटीई की और उसके मुताबिक ये जो युवक है बिल्कुल पात्र है बैच वाइज भर्ती के लिए, लेकिन इसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है क्योंकि 2012 में जो नियम तैयार हुए थे वो कुछ अलग है। ये जो याचिकाकर्ता सामने आया है इसके पास डीएलएड डिप्लोमा भी है, यानी कि डीएलएड डिप्लोमा धारक है। तो शिकायत इसने की है। फिलहाल क्या कुछ होता है देखना होगा, क्योंकि पहले भी भर्तियों के मामले इसी तरह से कोर्ट में गए और 4-4 सालों तक भी फिर भर्तियां लटकी हैं। अब यहाँ पर अभ्यर्थी इसीलिए डरे हुए हैं कि कहीं इनकी बैच वाइज भर्ती के साथ ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अभी तक हमें बैच वाइज भर्ती से इस मामले का कोई भी कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्रिप्टो घोटाले में भी आज बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। दरअसल अभिषेक दुल्लर की अध्यक्षता में जो एसआईटी का गठन हुआ था, आज इन्होंने लगभग 21 जगहों पर छापे मारे हैं हमीरपुर में। हैरानी भरी बात यह है कि जितने भी आरोपी हैं उनके पास लग्जरी कार्स मिली है, बड़े बड़े बंगलों मिले हैं, यानी आलीशान बंगलों में वो रह रहे थे और फिलहाल एक तरह से उनकी संपत्ति की और ज़्यादा जांच की जा रही है और जब्त भी कर लिए गए हैं उनकी जो गाड़ियां थी या फिर घर थे, कुछ एक डॉक्यूमेंट्स भी उनसे हासिल किए हैं एसआईटी की टीम ने। अभी लगभग इससे पहले 7 गिरफ्तारियां हुई थी, हालांकि 2 गिरफ्तारियां उससे पहले मंडी में हुई थी और 2 दिन पहले ही महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार इसमें किया गया था। यानी कि एक ये बड़ा बल्क था जो कि लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। न जाने कितने भोले भाले लोगों से इन्होंने पैसे इन्वेस्ट करवाए हैं और 2 आरोपियों के अकाउंट से ही लगभग 400 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन मिली है। तो ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हज़ारों करोड़ों या अरबों में भी ये घोटाला यहाँ पर हो सकता है। इस तरह का अंदाज़ा अभी फ़िलहाल हम लगा सकते हैं, क्योंकि एसआईटी अभी तक फाइनल जांच तक नहीं पहुंची है, यानी कि इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि ये फिगर कितनी है, कितने लोगों को लूट लिया गया था और कितने करोड़ों का ये घोटाला हुआ है। अभी संख्या यहाँ पर 1 से 1.5 लाख के करीब ही सामने आई है, लेकिन ये भी यहाँ पर डीजीपी संजय कुंडू की ओर से कहा जा रहा है कि रोज़ाना नए नए शिकार सामने आ रहे हैं, जिनका मानना है कि वो भी इस घोटाले को लेकर शिकार बने हैं, उन्होंने भी निवेश किया था। तो आने वाले समय के लिए तो ये लोगों के लिए सबक बन गया है, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि शुरुआत इसकी देखिए पुलिस डिपार्टमेंट से ही हुई है। बहुत सारे पुलिस कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने खुद तो अपने पैसे लगाए ही लगाए, लेकिन साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों के और जो उनके बाकी फ्रेंड्स थे उनके पैसे भी लगवाए। और कुछ एक पुलिस कर्मचारी इसमें ऐसे भी सामने आए हैं जिन्होंने समय से पहले ही रिटायरमेंट ले ली और फिर ये काली कमाई का रास्ता अपनाना चाहा। तो सवाल तो ये उठता है कि जिस डिपार्टमेंट के ऊपर जिम्मा है जांच का भी, लोगों को जागरूक करने का भी, वही डिपार्टमेंट के कर्मचारी अगर इस घोटाले में संलिप्त पाए जाते हैं तो फिर बाकी लोगों से इसमें क्या उम्मीद की जाएगी।
आने वाले समय में ये ना हो सके, इसके लिए कुछ एक कदम अब ज़रूर उठाए जा रहे हैं और रोज़ाना कोई ना कोई नए खुलासे भी हो रहे हैं और समय समय पर यहाँ डीजीपी संजय कुंडू की ओर से भी इसमें नई अपडेट दी जा रही है। फिलहाल जो मास्टरमाइंड है इस पूरे घोटाले का, वो अभी तक पकड़ में नहीं आ पाया है क्योंकि विदेश छुप गया है। सुभाष उसका नाम बताया जा रहा है, लेकिन जल्दी ही गिरफ्त में होगा पुलिस की, ये भी दावा यहाँ पर पुलिस विभाग की ओर से किया जा रहा है। जिला परिषद बैठक पर आना चाहेंगे, ये अभी तक असमंजस की स्थिति में है क्योंकि इन्हें अगले कल मीटिंग के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक मीटिंग के लिए बुलाया नहीं गया है। अब इन्हें आना है या नहीं आना है, ये सोच में है। और कारण ये भी है, जो पंचायती राज विभाग के निदेशक हैं वो भी चुनावी ड्यूटी पर हैं, तो अब ये आएंगे भी तो किससे मुलाकात करेंगे, कैसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि अधिकारी नहीं होंगे तो लाजमी सी बात है कि एक तरह से माध्यम इनका बीच में टूट जाता है। और डायरेक्टली पहले भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मंत्री से ये वार्ता करने के लिए आए, लेकिन बेनतीजा ही बैठक रही। उसके बाद ये कहा गया था कि 30 अक्टूबर को जब मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा तो विस्तार पूर्वक ढंग से ये बैठक होगी और साथ ही साथ नए पे स्केल का लाभ भी इन्हें नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसे लेकर यहाँ देखिए वित्त विभाग से मंजूरी ज़रूर मिल गई है फाइल को, लेकिन करंट डेट से ही इन्हें लाभ दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। पूर्व जयराम सरकार में भी ये बात क्लियर हो गई थी कि नया पे स्केल इन्हें मिलेगा, लेकिन करंट डेट से मिलेगा। और इसी बात पर इन्होंने आपत्ति जताई थी कि जब बाकी डिपार्टमेंट्स के कर्मचारियों को, अधिकारियों को बैक डेट से लाभ मिल रहा है तो फिर इन्हें करंट डेट से इसका लाभ देने की बात क्यों हो रही है। अब इसमें फिर से यही क्लियरेंस मिली है। अब ये क्या कुछ अपना रिएक्शन देते हैं हम अगले कल देखेंगे, और अगले कल भी तभी इनसे बातचीत हो पाएगी अगर ये सचिवालय तक पहुंचते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने कहा असमंजस की स्थिति में है, वार्ता के लिए इन्हें बुलाया नहीं गया है। दूसरी ओर पंचायती राज विभाग के निदेशक चुनावी ड्यूटी पर हैं। पहले 22 दिनों तक ये पेन डाउन स्ट्राइक पर रहे और इसी शर्त पर इन्होंने अपनी स्ट्राइक वापस ली थी कि अब इन्हें 30 अक्टूबर को बुलाया गया है तो जरूर उस दिन कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाएगा इनकी मर्जर की डिमांड को लेकर। पंचायती राज विभाग में डायरेक्टली इन्हें मर्ज किया जाए, ये कह रहे हैं, ये इनकी डिमांड है और इसी को लेकर इन्होंने कुछ एक सजेशंस भी दिए थे, लेकिन ये जो दिए गए सजेशंस पूरे होते हैं नहीं, ये बैठक होने के बाद ही पता लग पाएगा। और अगली मीटिंग को लेकर काफ़ी संशय बना हुआ है, ना अधिकारी उस पर कुछ कह रहे हैं और ना ही जिला परिषद कैडर के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, विशेष तौर से जो इनके महासंघ के प्रतिनिधि हैं, वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में नज़र आ रहे हैं। देखिए, जो सरकारी कर्मचारी हैं, नए आदेश उनके लिए जारी हुए हैं। एक सर्कुलर जारी किया गया है और ये प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन भरत खेड़ा की ओर से सर्कुलर जारी हुआ है, जिसमें स्पष्ट तौर से कह दिया गया है कि सचिवालय के जितने भी कर्मचारी हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स के जितने भी कर्मचारी हैं, ये जब भी अपने ऑफिस में एंटर करेंगे तो फॉर्मल ड्रेस के साथ इन्हें आना होगा। इनकी जीन्स टी शर्ट में ये नज़र नहीं आने चाहिए। सभी महिला और पुरुष कर्मचारियों के लिए ये आदेश जारी हुए हैं, नहीं तो इन पर फिर एक्शन लिया जा सकता है, इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। हालांकि थोड़े से नाराज भी अब कुछ कर्मचारी संगठन इसके बाद नजर आ रहे हैं। जो सचिवालय एसोसिएशन है, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि केवल कर्मचारियों के लिए ही क्यों, अधिकारियों के लिए भी ये रूल्स बनने चाहिए। महज यहाँ हर आदेश कर्मचारियों के लिए ही क्यों बनाया जाता है? अगर कर्मचारी ये फॉलो करेंगे तो अधिकारियों को भी फॉलो करना होगा, वो भी फॉर्मल ड्रेस में ही नजर आने चाहिए। और दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि थोड़ा सा समय इसके लिए इन्हें दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पास फॉर्मल ड्रेस नहीं है, तो उसे तैयार करवाने में, बनवाने में या खरीदने में भी इनका समय जाया होगा। हालांकि उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में ही इसी संबंध में निर्देश जारी किए थे। उसके बाद कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को ये दिशा निर्देश जारी कर दिए थे, लेकिन अमल में नहीं लाए जा रहे थे। तो अब देखा जा सकता है कि भरत खेड़ा की ओर से फिर सर्कुलर जारी किया गया है और इस बार स्ट्रिक्टली कहा गया है कि फॉर्मल में ही किसी भी सूरत में कर्मचारियों को अपने अपने कार्यालय में आना होगा। केवल ये डिपार्टमेंट्स की बात नहीं है, अगर हम हाई कोर्ट की या बाकी अदालतों की जानकारी दें तो यहाँ पर भी फॉर्मल ड्रेस पहनकर ही अब कर्मचारी नजर आने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से आज एक बड़ी अपडेट दी गई है। इनका कहना है कि नशा माफिया को जड़ से खत्म किया जा सके या क्रिप्टो करेंसी जैसे घोटाले भी अब आने वाले समय में हमें देखने के लिए ना मिले, इस पर नया कानून सरकार की ओर से लाया जाएगा। अगले विधानसभा सेशन में वर्तमान सरकार इस कानून को लाने जा रही है। दरअसल ये PIT NDPS एक्ट होगा जिसे लागू किया जाएगा। इसमें लगभग 1 साल की सजा का प्रावधान किया जाएगा। किसी भी सूरत में जमानत नहीं मिलेगी। एक प्रिवेंटिव तौर पर 1 साल की सजा काटनी ही होगी आरोपी को। इस
तरह का प्रावधान इसमें रखा जाएगा और जितने भी आरोपी ऐसे घोटालों में संलिप्त पाए जाएंगे उनकी संपत्तियां भी जब्त की जाएगी। इस तरह से ये कानून तैयार किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों को पूरी ताकत दे दी जाएगी कि तुरंत प्रभाव से वो अगले आरोपी पर एक्शन ले सकते हैं, चाहे वो मामला नशा माफिया का हो या किसी भी घोटाले से संबंधित हो। पेपर लीक मामले देखने के बाद भी हिमाचल प्रदेश में इस तरह का कानून लाया जा रहा है। ये आज उप मुख्यमंत्री ने कहा है। पुलिस कर्मचारियों को पूरी ताकत दे दी जाएगी, ये जरूर यहाँ पर डिप्टी सीएम ने कह दिया है, लेकिन उन्हें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि इस तरह के घोटालों में सबसे पहले पुलिसकर्मी ही सामने आते हैं। आप देख लीजिए, अगर क्रिप्टो करेंसी की हम जानकारी दें तो सैकड़ों के करीब इसमें पुलिसकर्मी भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिन्होंने खुद भी पैसे लगाए थे और दूसरों के पैसे भी लगवाए, और कुछ तो ऐसे थे जो कि पूरी तरह से इस घोटाले में भी संलिप्त थे। तो आफ्टर ऑल क्या कुछ किया जाना चाहिए, इस पर भी कदम ज़रूर यहाँ सरकार की ओर से उठाए जाने चाहिए, क्योंकि एक पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है जिस पर पूरी तरह से आम जनता भी निर्भर रहती है, कानून को लेकर भी और सुरक्षा को लेकर भी। सीबीटी लागू होने से पहले ही पेपर लीक होने का मामला सामने आया है हरियाणा में। दरअसल ये ग्रुप डी की भर्ती थी जो लीक हो गई और वहां पर ये सीबीटी प्रणाली पहले से ही लागू कर दी गई है, जिसे कि सानन कमेटी अब हिमाचल प्रदेश में लागू करने वाली थी, ये कहकर कि सभी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी पेपर लीक होने की अगर यहाँ पर हम सीबीटी प्रणाली को लागू करते हैं। लेकिन अब ये कैसे होगा जब हरियाणा में इस तरह का मामला सामने आ गया है। और देखिए, अभी हम पुलिसकर्मियों को लेकर क्योंकि जानकारी दे रहे थे, तो इस पूरे मामले में भी जो हरियाणा में पेपर लीक होने का मामला सामने आया है, हरियाणा पुलिस का ही एक कांस्टेबल था जिसने अहम भूमिका निभाई है। उसके बाद ही ये पेपर लीक हुआ है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस पेपर लीक के मामले में रोहतक से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इसके बाद चिंताएं हिमाचल सरकार की बढ़ गई है और सानन कमेटी की बढ़ गई है, क्योंकि यही हवाला बार बार दे रहे थे कि सीबीटी प्रणाली लागू करेंगे। लेकिन अब जब हरियाणा में पेपर लीक हो सकता है तो फिर आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के लिए कैसे रिस्क लिया जाए। समय अब और ज्यादा लग सकता है अगर इस पहलू पर भी चर्चा की जाती है सानन कमेटी की ओर से। दूसरी ओर बेरोजगार युवा इस इंतजार में है कि दूसरी और अंतिम रिपोर्ट कब सानन कमेटी सबमिट करेगी। और अब दूसरी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख भी तो करना पड़ेगा कि अगर सीबीटी प्रणाली लागू करनी है तो कैसे करनी है, पारदर्शिता कैसे लानी है। इसीलिए तो देखिए, राज्य चयन आयोग का फिर गठन हुआ है। पहले जो कार्यप्रणाली भंग कर दी गई थी, भंग करने का मकसद ही बड़ा ये था कि पारदर्शिता लाई जा सके, और अब सीबीटी प्रणाली लागू करनी है तो फिर यहाँ किस प्रकार से ऐसे की जाए कि आने वाले समय में ये संभावनाएं खत्म हो जाए पेपर लीक होने की। इस पर हर किसी की नज़र बनी हुई है। दूसरी तरफ जितनी भी नई भर्तियां होनी थी, देखिए एक तरह से लटकी हुई हैं। बहुत सारे पेंडिंग रिजल्ट रह गए हैं। युवा इंतज़ार में ही हैं कि कब तक लोक सेवा आयोग की ओर से वो रिजल्ट भी डिक्लेयर किए जाएंगे। तीसरी ओर देखिए, वो भी मामले अभी हमें पेंडिंग ही नज़र आ रहे हैं जहाँ पर विजिलेंस जांच चल रही है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं और अभी तक देखिए अफसर की तैनाती भी नहीं हो पाई है, जो कि यहाँ इंफॉर्मेशन बेरोज़गार युवाओं की ओर से ही निकाली गई थी कि आखिरकार अभी तक ये इंक्वायरी कहाँ पर बैठी है। तो ये जुनगा में क्योंकि जांच चल रही थी, इसका भी अभी तक कुछ हो नहीं पाया है, और तमाम ऐसे मसले हैं जिनके जवाब अभी तक सरकार की ओर से भी नहीं दिए जा रहे हैं। रिजल्ट भी पेंडिंग है और कब तक ये पूरा हो पाएगा कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब सानन कमेटी से ही पूरी उम्मीद जुड़ी हुई थी, लेकिन अब जब देखा जा सकता है हरियाणा में इस तरह का मामला सामने आया है तो कितना ज़्यादा वक्त इसमें और लग जाएगा, ये हम देखेंगे। अंत में आपको कैबिनेट बैठक से जुड़ी जानकारी दे देते हैं कि कब होगी, क्योंकि पहले 31 अक्टूबर को होने वाली थी सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में, लेकिन अभी मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। दिल्ली एम्स में अपना इलाज ये करवा रहे हैं और ऐसे में एम्स के डॉक्टर की सलाह लिए बिना भी वहाँ से नहीं आ सकते हैं। हालांकि कार्यक्रम कुछ इस तरह का भी बना हुआ है कि जब एम्स अस्पताल से इन्हें डिस्चार्ज भी मिल जाएगा तो उसके बाद ये दिल्ली में हिमाचल सदन में भी रुक सकते हैं 1-2 दिन के लिए, क्योंकि ज़रूरी है कि वहाँ भी डॉक्टर्स के आसपास ही रहें और पूरी तरह से स्वस्थ होकर ही फिर हिमाचल प्रदेश लौटे। हालांकि अब अगर हम कैबिनेट बैठक की बात करें तो इसे पोस्टपोन करने की जानकारी हमारे समक्ष आई है, क्योंकि पहले 31 अक्टूबर को होने वाली थी, लेकिन अब हो सकता है कि ठीक दिवाली से पहले ही यहाँ इस कैबिनेट बैठक को बुलाया जाए। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।